दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत आभार जिस प्रकार से आपने अपने इस चैनल को प्यार दिया और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैनल बना दिया है। और इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्री के दिग्गज लोग आपके सामने आते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं। और इसी श्रृंखला में आज एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच में है। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। हरियाणा से हमारे बीच में हैं तरुण बजाज साहब। बजाज साहब, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली a great pleasure to meet you and thank you very much for inviting me over here। सच में आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ, सर लेकिन आज जब मैं आज आपके सामने बैठा हूँ सर तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि इंडस्ट्री आपको कहाँ से उठाकर कहाँ ले जा सकती है। एंड यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब सर। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं बहुत आपको दुआएं देना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री के लिए सच में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सर, ये बड़ा काम हमें भी लग रहा है अभी कि बड़ा काम कर रहे हैं। और लेकिन ये इसलिए हो पा रहा है सर, आप जैसे बड़े बड़े लोग हैं हमारे साथ में, वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल लेते हैं, मैनेज करते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं हमारे लिए। सो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मस्ती करने वाले हैं सर हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा एक हरियाणा का कनेक्शन भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं पुट आएगा हमारी बातचीत में शायद। चलिए, सबसे पहले हम आपकी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग तक में जुड़ने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सुरेंद्र जी, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर रही हैं, मेरे फादर नेवल ऑफिसर रहे हैं। ओके। उनकी रिटायरमेंट के बाद जब मैंने होश संभाला तो उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा नौकरी नहीं करनी। अच्छा, वाह, ग्रेट। जनरली नौकरी पेशा मदर फादर जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप नौकरी में जाइए, बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई कि बेटा नौकरी नहीं करनी। अच्छा। उन्होंने कहा कि कुछ अपना बिजनेस करो, कुछ ऐसा करो जो कुछ आप ज़िंदगी जी सको। मेरे दादाजी मेरे बहुत नज़दीक रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। तो मेरे फादर को क्रिकेट का बड़ा शौक था। अच्छा, वाह। रात रात भर क्रिकेट मैचेस देखते थे। उस वक्त लाइट्स नहीं होती थी तो छोटी बैटरी का अरेंजमेंट करते थे कहीं से, छोटा सा टीवी अरेंज करते थे कहीं से, और हम लोग रात रात भर क्रिकेट मैच देखते थे। एक दिन बस ऐसे ही ख्याल आया मन में कि यार मेरे फादर को क्रिकेट मैच देखने का इतना शौक है, अगर मैं हिंदुस्तान के लिए खेल सकूं तो उनको अच्छा, कितनी खुशी होगी। क्या बात है, वंडरफुल। तो वहाँ से पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा साइड होती शुरू हो गई। 10th तक आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ठीक ठाक रहा। लेकिन 10th के बाद मैंने कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं लिया। अच्छा। ऑलवेज थर्ड डिवीजन। इंटरेस्टिंग। +1 में मैं कॉलेज में चला गया और कॉलेज में मैं जाता था तो कॉलेज क्लास में नहीं जाता था, मैं सीधा क्रिकेट ग्राउंड जाता था। अच्छा। और वहीं से सीधा घर आ जाता था। +1 में पास हो गए और +2 में भी पास पूस हो गए। हाँ, मुझे अगर और थोड़ा पीछे जाऊँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर बनो, अच्छा, इंजीनियर बनो। मुझे डॉक्टरी करने भेजा गया कि हमारे एक डॉक्टर हुआ करते थे हमारी फैमिली में, फैमिली डॉक्टर थे। तो मुझे कहा गया कि इनके पास सीखो जाके। तो मैं सीखने जाने लगा। तो मुझे वो ड्रेसिंग करना, वो इंजेक्शन भर के देना और वो सब चीज़ें मुझे रास नहीं, मुझे लगा मुझे नहीं मेरे बस का नहीं है, आई कांट बी अ डॉक्टर। तो फिर मुझे कहा कि अच्छा चलो इंजीनियर बनो। तो मेरे कज़न हैं, उनके पास मुझे भेजा जाने लगा। तो वहाँ पे वो शोल्डर से टाँके लगाना और मैंने कहा यार ये भी मेरे बस का खेल नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे कहा गया कि अच्छा फिर कॉमर्स पढ़ो, अच्छा, और CA बनो। पर तब तक ये क्रिकेट का जुनून सवार हो चुका था, तो कभी क्लास जाना ही नहीं हुआ। जाता था मतलब रेयर क्लासेस। बस वहाँ से +2 में आई फेल्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। फिर दोबारा वो कंपार्टमेंट बोलते थे हमारे समय में 10 वक्त, राइट। तो पास हुआ। फर्स्ट ईयर में मुश्किल से 36% मार्क्स में पास हुआ। सेकेंड ईयर आई फेल्ड, टोटल फेल्ड।
और उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ आपको कि मेरी मदर की एक कुलीग थी, वो उन्होंने कहा कि चलो इसको किसी पंडित जी के पास लेके चलते हैं। अच्छा, उसी समय? दैट टाइम। तो पंडित जी के पास गए, पंडित जी मेरा हाथ देख रहे थे। तो हरियाणवी में बोले बहन जी मन तो न्यू लग गया ये छोरा पढ़ाई में डूबेगा। अच्छा, ओके। तो जो आंटी मेरे साथ थी उन्होंने कहा पंडित जी डूबेगा नहीं, इन्हें तो डूब दिया, फेल हो गया था। अच्छा। तो उस दिन बहुत सारी पंडित जी ने चीज़ें कहीं, ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बट मैंने उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया। अच्छा, मतलब पंडित जी ने जो बोला था, आपने पंडित जी की बात को सत्य साबित करने पे आप उतारू हो गए कि भाई सत्य साबित करना है। पंडित जी की बात सत्य साबित ऑलरेडी हो चुकी थी, मैं सत्य साबित करने पे उतारू नहीं हुआ था। एक्चुअली मैंने जो लाइफ में देखा कि मेरे पेरेंट्स जॉब में थे और मेरे पेरेंट्स मुझे चाहते हैं कि जॉब नहीं जाना, तो मुझे कुछ बिजनेस में करना है। राइट। और बिजनेस उस वक्त करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे कुछ अलग करना था, तो मुझे क्रिकेट खेलना था। राइट। और वो हो नहीं पाया। और पूरे पेरेंट्स ने पूरे मेरे अगेंस्ट हो गए कि नहीं बंद करो ये क्रिकेट, ये बकवास सब बंद करो, छोड़ो इसको। छोड़ना पड़ा। काश मैं उन पंडित जी की बातों को उस वक्त उस नज़रिए से लिया कि जो कह रहे हैं शायद सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो बाद में आके बदल गया। राइट। आज वो उसमें से कुछ भी नहीं है जो उन्होंने कहा। तो क्रिकेट में ट्राई किया फिर? नहीं, बस उसके बाद क्रिकेट भी छूटता चला गया, बिकॉज फैमिली पेरेंट्स कोई सपोर्टिव नहीं थे, कोई नहीं चाहता था कि मैं क्रिकेट में जाऊं, बिकॉज उनका मानना यह था कि बहुत टफ जॉब है, बहुत आसान नहीं है, लाखों करोड़ों में कोई एक क्रिकेटर बनता है, राइट। दिस नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो फिर छोड़ दिया गया। डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ सर? डायरेक्ट सेलिंग में आगमन हुआ कि मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए थे, राइट। क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में जब पढ़ाई छोड़ दी तो उसके बाद कुछ काम ही करने थे। तो बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए। बहुत सारे बिजनेस ट्राई करने के बाद जब हर बिजनेस में फेलियर मिला, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं था, राइट। और छोटी पूंजी हमेशा ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारे जब बिजनेस ट्राई किए, जब बहुत जगह फेल हो गए, तो फादर ने फिर एक दुकान खोल के दे दी गारमेंट्स की, कि बेटा ठीक है दुकान चलाओ, और अब और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। बट क्रिकेटर बनना भी जो जुनून था उसके पीछे एक रीज़न था कि मैं चाहता था कि दुनिया पहचाने, राइट। दुनिया में नाम होना चाहिए, कुछ दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग जाने के बाद आपके बारे में बात कर सकें। तो गारमेंट शोरूम खोल के दे दिया जब पेरेंट्स ने, तो चुपचाप वहीं बैठ गए। बट अंदर कहीं कुछ चलता था, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है लाइफ में। तो हमने अपने गारमेंट शोरूम को फिर थोड़ा बड़ा किया, और उसके 3 फ्लोर हो गए। अच्छा। एक फ्लोर पे हमने किराना स्टोर खोल दिया। राइट। उस किराना स्टोर पे मैं बैठने लगा। ओके। तो मेरा एक मित्र आता है और मुझे कहता है, और उस समय मैं ये डायरेक्ट सेलिंग देख रहा था चलते हुए, और आई वॉज अगेंस्ट। अच्छा। मेरे फादर ने मैंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोला मेरे फादर को, जिसको मेरे फादर ने समझाया कि बेटा तू तो कर लेगा, लेकिन तेरे साथ ये कंपनी कौन करेगा। ओके। और प्रोडक्ट महंगे थे उस कंपनी? प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थे। ओके। इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स थे कि मतलब अफोर्ड करना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो वो कंपनी नहीं किया, और फिर जब स्टडी किया, देखा, तो नज़र आया कि वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा। फिर दोस्त लोग, कुछ लोग आते रहते थे, भाई ये ज्वाइन करो, आओ ये ज्वाइन करो, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागता था। राइट। बट एक दिन मेरा एक फ्रेंड आया और उसने मुझे एक ऐसी कंपनी का नाम सजेस्ट किया जिसका नाम सुन के आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। ओके। ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने जस्ट उसी टाइम फॉर्म साइन अप कर दिया। राइट। बस ये मेरी एंट्री हुई। 5 मार्च 2005 को मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था। ओके। पार्ट टाइम मैंने शुरू किया इसको। 15 साल का सफ़र कैसा रहा सर? इस सफ़र ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जानता ही नहीं था क्या होती है।
वो तो बस उस कंपनी का नाम सुन के मैं इस इंडस्ट्री में आ गया और मुझे लगा कि चलो कुछ करते हैं। और मज़े की बात ये रही कि जिस दोस्त ने मुझे ज्वाइन कराया था वो मर्चेंट नेवी में था और वो मर्चेंट नेवी चला गया। अच्छा। अब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे मौका मिल गया एक दिन, बाई चांस एक मैसेज फ्लोट हुआ मेरे मोबाइल पे कि एक सेमिनार हो रहा है दिस काइंड ऑफ, यू कैन कम ओवर देयर। तो मैं सेमिनार चला गया। उस सेमिनार में जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि यार लोग कर तो रहे हैं बिजनेस, ये बिजनेस हो तो रहा है, कामयाबी मिल तो रही है, देन आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस। तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। उतार चढ़ाव ऐसे आए कि शुरू में ये बिज़नेस पार्ट टाइम शुरू किया, वेरी पार्ट टाइम, क्योंकि 9 से 9 का जॉब था। 9 बजे शोरूम खोलना है, रात को 9 बजे शोरूम बंद होना है। तो मैंने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, ब्रदर को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे 7 बजे छुट्टी दे दिया करो यार, मैं 7 से 9 ये बिज़नेस बिल्ड करूँगा। राइट। तो मुझे छुट्टी मिल गई 7 से 9। मैं 7 से 9 इस बिज़नेस को बिल्ड करने लग गया। स्लोली मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया इस बिज़नेस की तरफ। और जब मैंने मेरा पहला फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बहुत कुछ दे सकती है। उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को सीखना चालू किया। एक्चुअली मज़े की बात यह है कि कोई अप्लाई नहीं मिला। अच्छा। मैंने इस इंडस्ट्री को, मैं नहीं कह पाऊँगा कि कोई मेरा गुरु है जिससे मैंने इस इंडस्ट्री को सीखा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक नेटवर्कर, हर एक जॉइनी, हर एक कंसल्टेंट इज़ माई गुरु। मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा। मैंने फील्ड में धक्के खाए, मैंने बहुत बहुत मेहनत की है। मैंने इस इंडस्ट्री को, इस बिज़नेस को, लोग कहते हैं दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, मैंने इस इंडस्ट्री को अपनी आत्मा से जिया है। मैं इस इंडस्ट्री में अगर नहीं होता, मैं अगर इस बिज़नेस में नहीं होता, तो मुझे लग रहा होता कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे भाग के वापस यहाँ पहुँचना होता है। और मैं जब यहाँ पहुँच जाता हूँ वापस अपने बिजनेस प्लान पे, अपनी मीटिंग्स पे, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा हो, आई एम डूइंग समथिंग। बहुत उतार चढ़ाव देखे सुरेंद्र जी, इतने उतार चढ़ाव देखे कि क्योंकि नॉलेज नहीं था। बिजनेस यूँ गया और फिर यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया। आई थिंक 3 से 4 बार मेरा बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो हुआ, ज़ीरो। अच्छा। पेरेंट्स ने बोला कि बेटा ये बंद करो, ये बहुत हो गया। मैंने कहा नहीं डैडी, छोड़ूंगा तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं छोड़ दो। मैंने कहा नहीं डैडी, छोड़ूंगा तो नहीं। बोले तू तो बगावत कर रहा है। अच्छा। मैंने कहा बगावत नहीं है, पर आप जो भी समझें, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस इंडस्ट्री से इतना प्यार हो गया था कि नहीं छोड़ूंगा तो नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे मेरा जो फैमिली बिजनेस था वो छोड़ना पड़ा। ओके। मुझे एक ऑप्शन मिली कि या तो ये करो या तो ये करो। राइट। एंड एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग ओनली 2000 रुपीज़ अ मंथ। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग से ओनली 2000? यस। उस वक्त मैंने घर आफ्टर छोड़ा। हाउ मेनी इयर्स? आई थिंक अराउंड 3 years. आफ्टर 3 years आई वाज ज़ीरो। और उस वक्त फैमिली बिजनेस छोड़ना वाज वेरी टफ फॉर मी। इट वाज वेरी टफ फॉर मी। क्या कॉन्फिडेंस था तरुण जी उस समय? 3 साल के बाद आपको 2000 रुपया मिल रहा है, इतना सारा नेगेटिविटी है, घर वाले कह रहे हैं तो बगावत कर रहा है, आप बात नहीं मान रहा है। क्या कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार ये 2000, 20,000 और 2 लाख में, 20 लाख में बदलेगा? सुरेंद्र जी एक्चुअली कुछ नॉलेज थी नहीं, बस लोगों को कामयाब होते हुए देखा था, कामयाब लोगों को स्टेज पर देखा था, उनसे सुना था कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये इंडस्ट्री वैसी है, ये इंडस्ट्री में ये हो सकता है। लोगों ने अपने जेट्स खरीदे हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, कमाएंगे, ऐसी बातें हम सुनते थे। उस वक्त तो कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं थे हमारे सामने। राइट। बट एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से आ रहा था कि नहीं यार, अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो उसी ने थोड़ा मोटिवेट किया, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात एक होती है सुरेंद्र जी, एक होती है चीज़ मजबूरी। वो कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी जी। बहुत सटीक कहावत है, लेकिन
मैं उससे थोड़ा सा आगे कहता हूँ। मेरा मानना है आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है। मे बी आई एम रॉन्ग, हाँ, दिस इज माई ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन। सर मजबूरी आविष्कार की जननी है। अच्छा, वंडरफुल। आविष्कार मजबूरी कराती है। जब आप मजबूर हो जाते हैं ना कि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो आप क्या करेंगे? राइट। तो फिर तो वो करेंगे ना। और मैं इन 3 सालों में, ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा नहीं बनाया था। मेरा हाईएस्ट इनकम चेक शायद 42,000 रुपये गया था एक बार, और वो जब ज़ीरो हुआ, जब वो 2,000 रुपये आया, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस तो था कि ये 42,000 तो जा सकता है। राइट राइट राइट। ये कॉन्फिडेंस था। और मैं इतने लोगों को बता चुका था, कितने लोगों को बोल चुका था कि एक दिन मैं लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1 लाख रुपीज़ मंथ कमाना वॉज माई ड्रीम। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे शोरूम से मैं पैसा नहीं बना रहा था। लगभग 1.5-2 लाख रुपए महीना हम शोरूम से बनाते थे उस वक्त। बट उसके बावजूद इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा ड्रीम ये था कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊँ। और बहुत सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को बोल चुका था, और वो मुझे बोल चुके थे अच्छा चल कमा के देखा। तो क्योंकि मैं प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ, क्रिकेट खेला है, तो एक वो जुनूनी इंसान रहा हूँ मैं शुरू से। अंदर का जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, Yes. कि हार नहीं माननी। यस, वो स्पोर्ट्समैन जिंदा था, और वो चाहता था कि इन सबको क्या जवाब देगा, क्या कहेगा, राइट। कि बस हो गया, कमा लिया 1 लाख रुपए महीना। तो वो मजबूरी बन गया था एक्चुअली, कि नहीं अब करना तो पड़ेगा, अगर नहीं किया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, कैसे किसी के सामना, कैसे किसी को फेस करूँगा। That's तो great. मजबूरी हो गया था, तो मजबूरी आविष्कार की जननी बनी आपके लिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कह सकते हो। और आपकी जो स्टोरी मैं सुन रहा था सर, वो स्टोरी हर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब व्यक्ति की कहीं ना कहीं कहानी है। मैं इसी प्रकार से रिलेट कर रहा था अपने आप को। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया 2001 में, फरवरी 2001 व्हेन आई जॉइन ए कंपनी। और उसके बाद 2 साल के बाद का जो टाइम पीरियड था मेरा, वो 2 साल के बाद मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था। सिचुएशंस ये कह रही थी कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि नहीं, प्रयास करना चाहिए। और तरुण जी, मैं 2 लाख रुपए के कर्ज मेरे ऊपर में था, और दैट वाज प्राइवेट फाइनेंस से पैसा लिया हुआ था, जिसका एक मोटा ब्याज हम लोग चुकाते हैं। घर वालों को मालूम नहीं था कि मैंने 2 लाख का कर्जा लिया हुआ है। ऊपर में ये था कि अगर पिताजी को मालूम चल गया तो मतलब उनको बुरा बहुत लगेगा कि भाई मेरे से बगैर पूछे, पिताजी टीचर थे, और जो अध्यापक होते हैं तो उनकी अपनी एक सेल्फ इमेज रेपुटेशन होती है, और वो सब रहता है। तो उनको ये लगेगा कि यार मेरे से बगैर पूछे तूने और किसी पे कर्ज ले लिया, और कर्ज लेना मतलब कोई बहुत अच्छी बात तो मानी नहीं जाती। तो मैं बहुत टिपिकल सिचुएशन में था कि करूँ छोड़ूँ, और ऊपर वाले ने शायद मुझे प्रेरित किया कि नहीं, मुझे कंटिन्यू करना है। और आपके साथ में जैसे हुआ मेरे साथ हुआ, मेरी अपलाइंस जो है एक सीरीज़ में लगातार छोड़ते चले गए। तो पहली बार जब अपलाइन ने छोड़ा, स्पॉन्सर ने छोड़ा, तो बड़ा दुख हुआ कि यार अभी कुछ आता ही नहीं, प्लान ही दिखाना नहीं आता, आगे कैसे बात करेंगे। लेकिन ये सीखा था कि हर बुरी घटना में कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो मैंने ये अच्छाई पाई कि यार अपलाइन के जाने से एक फ़ायदा होता है, प्रमोशन मिल जाती है, कि भाई सीनियर बन जाते हैं हम लोग बैठे बैठाए। तो बहुत सारे अपलाइंस मेरे छोड़ के जाते चले गए, जो आपके साथ में रहा कहीं ना कहीं। और फाइनली आपके अंदर जज्बा है तो फिर आप खुद ही अपलाइन बन जाते हैं, सबसे बड़ी अपलाइन आप ही बन जाते हैं। तो उस प्रकार की कहानी रही। और देखिए, जो डायरेक्ट सेलर आज संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के बिजनेस में है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि जी बढ़ नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो तरुण सर की स्टोरी से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिजनेस है, अप डाउन होगा, 42,000 पे भी जाएगा, फिर 2,000 पे भी आ सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ में रहेंगे, फोकस रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस है, तो फिर एक दिन तरुण बजाज जी की तरह आपको भी चैट विद सुरेंद्र वत्स से बुलाया जाएगा, और आप भी हिंदुस्तान को इंस्पायर करेंगे। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। आपने अपनी स्टोरी में ये बताया अभी कि आपने पर्टिकुलर ये सुना कि भाई ये भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है, और आप आ गए, साइन कर दिया आपने। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है सर कि सही कंपनी कैसे चुने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। राइट। गाइडलाइन आने के बावजूद भी है। राइट। हम प्रयास करते हैं कि लोगों को थोड़ा बताएं कि मनी सर्कुलेशन क्या है और सही कंपनी क्या होती है। सो एक व्यक्ति को अगर सही कंपनी चुननी है,
या कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में है, उसने ये देखना है वो सही कंपनी में है या नहीं है, क्या पैमाना है सर? सुरेंद्र जी, मैं इस बिज़नेस को बहुत रिलेट करता हूँ परिवार से, फैमिली से, राइट। कि एक पारिवारिक बिजनेस, एक फैमिली बिजनेस है। और यहाँ पर भी जो मेरा पहला सवाल है, आपके सवाल पे मेरा सवाल है सर कि जब हमें अपनी धर्मपत्नी चुननी होती है, जब हमें शादी करनी होती है, राइट, तो हम कैसे चुनते हैं? अभी तो सारी चीज़ें बदल गई हैं सर। मैं पहले की अगर मैं बातचीत करूं Yes. तो यस, पहले हम लोग देखते थे कि भाई खानदान देखते थे हम लोग, जो सबसे Exactly. एक बड़ी बात रहती है Exactly. कि भाई किस खानदान से है और फैमिली में सारी चीज़ें ठीक ठाक रही हों, तो वो सब देखते थे। और ये देखते थे कि भाई रंग रूप तो क्या है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, खानदान मायने रखता है। खानदान मायने वो पैरामीटर्स रहते थे हमारे ज़माने में। तो- और लेकिन उसके साथ में सर आज चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। Definitely. तो शायद डायरेक्ट सेलिंग में भी उसका कहीं ना कुछ असर रहता होगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे खुद के भी कुछ उसूल हैं, मेरे खुद के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ संस्कार हैं, सर और अगर वो संस्कार बदल जाएंगे तो समझिए क्या क्या बदलेगा। जो अगर हम एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं तो एक अच्छी फैमिली हम चाहेंगे कि हम जिस परिवार से रिश्ता जोड़ें वो एक अच्छा परिवार हो, राइट, यानी कि खानदान अच्छा हो। तो मेरा सबसे पहला थॉट यही है कि जिस भी कंपनी को आप चूज़ करते हैं, आप ये तो देखिए वो हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है, राइट, वो लोग क्या काम करते थे, क्या काम करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा उनका इरादा क्या है, राइट, वो इस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी को लॉन्च क्यों करना चाहते हैं। वो जो इस कंपनी में आए हैं, क्या वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं, या उनका कोई पर्टिकुलर कोई मकसद है। जहां सिर्फ पैसा कमाने की बातें होंगी, मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी सही जगह होगी, वो कोई कंपनी भी काम सही बड़ा होगी। हो नहीं सकता सर। बड़ा नहीं हो सकता राइट, जब तक आपके पास कोई ऐसा मकसद ना हो जो कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पहुँचना है। तो पहला हुआ कि आप उस खानदान को देखिए, वो खानदान कौन है और उनका मकसद क्या है। जो दूसरा मेरा मानना यह है कि आज हर दूसरे दिन चौथे दिन कोई नई कंपनी आ जाती है। हम किसके साथ काम करना चाहते हैं, एक ब्रांड के साथ या एक नए व्यक्ति के साथ, बिल्कुल जिसने आज बिजनेस स्टार्ट किया है। राइट, मेरा मानना यह है कि जिसे कुछ एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी को कुछ एक्सपीरियंस है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना ज़्यादा किसी के पास एक्सपीरियंस है, आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हम किससे सीखते हैं? हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो उस कंपनी ने जिसने 15 साल, 20 साल, 25 साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, उसने कुछ तो सीखा ही होगा। सो उसके साथ काम करना मेरी नज़र में बहुत आसान रहेगा। उसके साथ काम करना में आपको जो उनका एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। दूसरा सुरेंद्र जी, प्रोडक्ट्स। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो नहीं हूँ कि आपको इस प्रोडक्ट की कंपनी में काम करना चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि आप खुद को जिस प्रोडक्ट में कंफर्टेबल समझें कि मेरा पोर्टफोलियो ये है कि मैं इस प्रोडक्ट में पर्टिकुलरली बेहतर हूँ, राइट, आपको वो कंपनी चुननी चाहिए। इसमें वेलनेस रेंज के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप वेलनेस में माहिर हैं राइट, तो आपको वेलनेस कंपनी चुननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में माहिर नहीं हैं, राइट, तो मेरा मानना यह है कि आपको FMCG प्रोडक्ट्स की कंपनी को चुनना चाहिए, राइट, जिस प्रोडक्ट्स को आपको नॉलेज देने की, गाइडेंस देने की ज़रूरत थोड़ी कम पड़े। जो तो ऐसा प्रोडक्ट हो जो रूटीन में इस्तेमाल हो सके, एक आम आदमी इस्तेमाल कर सके। राइट, और प्रोडक्ट्स को लेके एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को पहले प्रोडक्ट देख करके अपने दिमाग में अपने पूरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को याद करना चाहिए कि फलां मेरा दोस्त जो है वो सबसे गरीब दोस्त है, सबसे कम पैसे वाला व्यक्ति है, क्या वो मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है? अगर वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है तो आपको वो कंपनी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। फिर बाकी सब बातें बेमानी है, बाकी सब चीज़ें समय सिखाता है, वक्त सिखाता है। 2 पैरामीटर्स हैं। पहले एक तो कंपनी के बारे में देखें, उसकी प्रोफाइल को अच्छे से चेक करें, यस, बैकग्राउंड क्या है कंपनी की, फाउंडर्स कौन हैं, और Right. स्पेशली इरादा क्या है, किस सोच के साथ में आ रहे हैं। और दूसरा आपने बहुत अच्छे से एन बताया एक्सपीरियंस ऑल्सो।
प्रोडक्ट, हाँ, प्रोफाइल में एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है, Yes. दैट्स ग्रेट। और दूसरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स। दैट्स ग्रेट। अब एक प्रश्न आता है, जब हम कंपनी चुनते हैं और जब कंपनसेशन प्लान की बातचीत करते हैं तो दो तरीके के प्लान हैं, और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं, नीचे कमेंट्स में डालते हैं, और प्रश्न ये है कि जनरेशन प्लान अच्छा है या बाइनरी प्लान अच्छा है? थोड़ा सुरेंद्र जी, typical है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है मेरा। अगर मैं कहूँ कि कौन सी कंपनी चुननी चाहिए, तो इसमें देखिए, बाइनरी प्लान के बारे में अगर मैं बात करूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है बाइनरी प्लान में जैसा हमने सुना है कि 2 ही लेग चलानी है, राइट, और आपकी ज्वाइनिंग या तो एक्सट्रीम राइट में जाती है या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाती है। जी, मेरा मानना यह है कि उसमें जिस व्यक्ति के नीचे बाय डिफॉल्ट कोई ज्वाइनिंग चली गई है, क्या वो व्यक्ति उन लोगों को संभालने की कैपेबल है? वो रिलेट ही नहीं करता, उसको मालूम नहीं कहाँ जा रही दे है, डोंट कौन नो, sponsor है, इवन दे डोंट नो कि कौन आ गया कौन चला गया, तो उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन इमोशन भी नहीं है कुछ, कोई कनेक्शन नहीं है, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। राइट, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये ज़्यादा बिजनेस इधर आ गया मेरे में और इससे मेरे को पैसा आएगा। अगर सिर्फ इतनी सोच है तो वो नेटवर्क आज भी गिरेगा, कल भी गिरेगा। राइट, फिर जैसे मैंने कहा कि मैं परिवार को बहुत जोड़ के देखता हूँ इस बिजनेस से। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सुरेंद्र जी, कि जो बच्चा आपने पैदा किया, राइट, क्या मैं मेरा बच्चा किसी को दे दूंगा कि जा भाई तू पाल ले इसको? संभव ही नहीं है सर। संभव नहीं है। क्या हमने दे भी दिया तो क्या वो वैल्यूज, वो संस्कार, वो व्यक्ति आपके उस बच्चे में दे पाएगा जो आप देना चाहते हैं? तो फिर भी मैं अगेंस्ट नहीं हूं। आई विल नॉट से कि बाइनरी प्लान इज वर्स्ट, खराब है। राइट, अगेन इज योर चॉइस। लेकिन यस, जनरेशन प्लान्स, जनरेशन से ही आप कह सकते हैं कि जनरेशन्स तक जाएगा। और बाइनरी प्लान, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी हो जिसने 25 साल पूरे किए हों। तो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा प्लान करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे या शॉर्ट टर्म पैसे के पीछे, मैं लॉन्ग टर्म पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म पैसा। उसमें कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा आता है, जल्दी आता है, जल्दी चला भी जाता है, मेरा ऐसा मानना है। राइट, और मैंने ऐसा देखा भी नहीं कहीं कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। जनरेशन प्लान में यस, यू हैव टू वर्क। आपको जिसने आपने जिसको ज्वाइन कराया है, आप उस पर पूरा फोकस रखते हैं, आप उसका पूरा ख्याल रखते हैं, आप उसको सिखाना चाहते हैं, आप उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन बाइनरी प्लान्स में आई थिंक ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता है। राइट, यू इवन डोंट नो कि कौन आपके नेटवर्क में आ गया, कहाँ से आ गया। राइट, राइट, तो वो जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो बिजनेस कब तक आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मान पाएंगे कि ये मेरा बिजनेस बड़े लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेगा? जहाँ आपके वैल्यूज़ नहीं है, जहाँ आपके संस्कार नहीं है, वो बिजनेस आई थिंक मेरी नज़र में शायद, दैट्स अब आप ग्रेट। समझ सकते हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बार इसके बारे में लिखते हैं। राइट, सर, आपके पास में बहुत सारा विजडम है, बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान है, आपने इस इंडस्ट्री को दिल से किया, आत्मा के साथ में आपने किया है। आज के इंटरव्यू में हम सारी बातें पूरी नहीं कर सकते, एक और इंटरव्यू हम लोग बहुत जल्द आपका लेने वाले हैं, उसमें हम लोग थैंक यू। आगे की बात बढ़ाएंगे। बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग लेंगे। आज आपने समय निकाला सर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, अगेन इट्स अ रियली ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू सो मच। सो ये थे तरुण बजाज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा, और उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपनी स्टोरी के माध्यम से, अपनी बैकग्राउंड के माध्यम से हमें ये बताया है कि अप एंड डाउन बिजनेस का एक पार्ट है। अगर आप पेशेंस के साथ में लगे रहते हैं, बड़े विजन के साथ में लगे रहते हैं, लोगों को कुछ करके दिखाने का आपके अंदर जज्बा है, तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए है। फिर किसी दिन हम लोग तरुण बजाज साहब से मिलेंगे, आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको इसी एपिसोड से संबंधित 5 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप उन 5 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं और आपका नंबर लकी ड्रॉ में आता है, तो हमारा एक प्रोग्राम है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ये एक एजुकेशन सीरीज़ है, उसमें रजिस्ट्रेशन का आपको मौका मिलेगा। सो क्विज़ जरूर खेलिएगा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात होगी।
इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।